ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि देश की संसद ने, देश की राज्यसभा ने भी नागरिकता संशोधन बिल को पास कर दिया है। सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर सरकार की ऐतिहासिक जीत हुई है और इस वक्त जो हमें आंकड़ा मिल रहा है वो ये कि इसके पक्ष में 125 वोट पड़े हैं, जबकि बिल के खिलाफ 105 वोट पड़े हैं। एक तरह से इसे विपक्ष की एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ देर पहले तक कयास ये लग रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, सरकार इस बिल पर हार भी सकती है, ये बिल गिर भी सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब सोशल मीडिया पर तरह तरह के जोक, तरह तरह की बातें हैं, जिसमें एक बार फिर से अमित शाह को चाणक्य बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि चाणक्य हमेशा चाणक्य ही रहता है। सत्ता पक्ष ने, देश के गृह मंत्री ने लगातार अपने वक्तव्यों में लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये बातें कही हैं कि ये एक ऐतिहासिक पल है, ये इतिहास बदलने वाला है, हम एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं और कल का सूरज एक नया सूरज होगा। दिल्ली और देश के कई इलाकों में जश्न की तस्वीरें हैं, जबकि पूर्वोत्तर और खासतौर से असम से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक वहां पहले से इसको लेकर आक्रोश चल रहा है। असम में, खासतौर से असम में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है 24 घंटे के लिए। इसके अलावा वहां कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो ज्यादातर जश्न और खुशी की लहर है, लेकिन कुछ एक जगहों पर हल्का सा पैनिक या फिर हिंसा की आशंका, कर्फ्यू, धारा 144, इस तरह की भी खबरें हैं। सत्ताधारी पार्टी के लोगों का कहना है कि दरअसल ये क्षणिक है, यानी 2-4 दिन में ये सब सही हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन देश ने एक राष्ट्र के तौर पर अपनी जो नागरिकता पॉलिसी है वो बदली है और अब जो लगातार बहस चल रही थी वो बहस एक किनारे आकर रुक गई है, और वो ये कि मुसलमानों को छोड़कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो बाकी माइनॉरिटीज हैं, ध्यान रखिएगा, जो बाकी माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन्हें नागरिकता हिंदुस्तान में शरणार्थियों को कैसे दी जाएगी, इसका बिल आज देश की संसद ने पारित कर दिया है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, हम लगातार पिछले 3-4 दिनों से इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे कि एनआरसी और सीएबी दोनों को अलग रखिएगा। आज देश की संसद ने सीएबी देश की संसद ने सीएबी पास किया है। एनआरसी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर हिलाल नकवी, क्या पहली प्रतिक्रिया है? जिस बिल का आप लोग इतना विरोध कर रहे थे, आखिरकार वो देश की संसद ने पास कर दिया है। क्या फर्स्ट रिएक्शन प्राइम न्यूज पर आप देना चाहते हैं? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक दिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने संविधान में जो हमारी आर्टिकल 14, 15, 19 है, इन सब का उल्लंघन करते हुए इस बिल को पास किया है। निश्चित रूप से इस तरह के डॉक्टर नकवी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, कृपया करके थोड़ा तेज बोलेंगे तो प्राइम न्यूज के दर्शकों को समझने में आसानी होगी। आप जो भी कथन रख रहे हैं, जो भी बयान दे रहे हैं, प्लीज बोलिए, अब हम सब सुन रहे हैं, प्लीज बोलिए। देखिए, जो बिल पास हुआ है ये कहीं ना कहीं जो संविधान है उसके विरोध पास हुआ है। जो हमारे अनुच्छेद 14, 15 और 19 है, ये उसका उल्लंघन करता है। निश्चित रूप से इस तरह के बिल अगर एक दफा पास हो जाते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा रास्ता ही बचता है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, और जब कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तब निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका संज्ञान लेगी। और इस बात को देखेंगे कि हमारा जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो हमारी मूलभूत संरचना है संविधान की, उसके विरोध में ये कितना जाता है, और उसके बाद निर्णय दिया जाएगा कि किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। ठीक है डॉक्टर नकवी, हम 2-3, देखिए इस वक्त आपकी प्रतिक्रिया बड़ा महत्वपूर्ण है और हम अंडरलाइन करके आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी या बाकी विपक्षी दलों ने अंडरलाइन करके ये कहा या ये कहने की कोशिश की कि ये मुस्लिम कम्युनिटी में एक डर या भय फैलाएगा। आप खुद उस कम्युनिटी से आते हैं। सरकार लगातार यह कहती रही डॉक्टर नकवी कि देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, देश के मुसलमान की स्थिति जैसे पहले एक नागरिक के तौर पर रही वैसे ही आगे भी रहेगी। हमें ये बताइए कि यह डर का माहौल क्यों है या क्रिएट किया जा रहा था? फिर हम आगे के सवाल लेना चाहते हैं, बोलिए सर।
देखिए, जहाँ तक कि इसका सवाल उठता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में डर का इसके अंदर एक माहौल बनेगा या डरेंगे, तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि आखिर क्या कारण है कि उनको इससे बाहर रखा गया है। अगर सरकार ये मानती है कि वहाँ के पद से आने वाले लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं होंगे, उनके पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उनका इसके अंदर जोड़ लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर वहाँ के पर किसी भी तरह से उनके समुदायों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो लोग यहाँ के पर लेना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं, शरणार्थी बन के आना चाहते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो चीज छूट दी गई है वो ये है कि जो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्याज हैं वो भी तो यहाँ पे शरणार्थी हैं, आखिर उनको क्यों नहीं रोका गया? डॉक्टर नकवी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर नकवी, ये सारे आंकड़े, ये सारे तथ्य आज कपिल सिब्बल साहब ने, पी चिदम्बरम ने, जो देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से रखे। हमने वो सारी दलीलें सुनी है, वो सारे चार्ट हमारे पास मौजूद है, हम लेकर बैठे। हम वहां नहीं जा रहे, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो ये बात, या तमाम विपक्ष जो ये कह रहा था कि देश के भीतर का मुसलमान डर रहा है, नागरिकता संशोधन से देश के मुसलमान में डर का माहौल पनप रहा है या बन रहा है, ये क्यों था? ये तो बताइए, इस दलील के पीछे क्या था? देखिए, इसके पीछे बिल्कुल साफ सी बात है कि जो दो बिल अलग अलग रखे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सीएबी का प्रभाव जो है वो एनआरसी पे नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव निश्चित रूप से एनआरसी पे भी पड़ेगा, उसका रजिस्टर बनाया जाएगा और उसके अंदर वो लोग जो यहाँ पे एक लंबे अरसे से रह रहे हैं उनको साबित करना पड़ेगा मुसलमानों को ही खाली कि वो जो है वो यही के नागरिक है, क्योंकि बाकी लोग अगर है भी नहीं यहाँ के नागरिक तो वो सारे सारे शरणार्थी में आ जाएंगे। और जो मुसलमान जो है वो बहुत लंबे अरसे से यहाँ रह रहे हैं, जैसा कि अभी आप लोगों ने असम में देखा है कि वहां के ऊपर एक जो कारगिल का योद्धा था, फौजी था, उसको भी इससे बाहर कर दिया गया था और उसको भी कह दिया गया था कि वो भी विदेशी है। तो बेशक इसके अंदर अगर एक दफा कोई मुसलमान जो है वो तय कर दिया जाएगा कि वो विदेशी है, तो उसके बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि वो शरणार्थी के तौर पर भी भारत का नागरिक नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक सवाल डॉक्टर नकवी, आपकी आवाज बहुत ऑडिबल नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात को समझे। हमें यह बताइए, आपने कहा कि अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा न्यायिक समीक्षा के लिए तो ये गिर जाएगा, क्या कांग्रेस पार्टी इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी या कोई और चैलेंज करेगा? उसका नतीजा आप लोग देखेंगे। देखिए, जहां तक कि कांग्रेस पार्टी का प्रश्न उठता है, तो अभी तक इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कोई भी अपनी बात जो है वो नहीं रखी है। उसके ऊपर विचार किया जाएगा और विचार करने के पश्चात ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर जाएगी। बेशक ये बिल चैलेंज किया जाएगा, बहुत से लोग इसको चैलेंज करेंगे, कि देखना होगा आने वाले समय में किस प्रकार से यहाँ के अन्य जो संस्था है वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, वो किस तरह से। शुक्रिया डॉक्टर नकवी, समय निकालने के लिए। और फर्स्ट रिएक्शन प्राइम न्यूज पर इस बिल को लेकर, जिसको सरकार ऐतिहासिक बता रही है, उस पर अपनी टिप्पणी करने के लिए यहां मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और रिएक्शन में तुरंत ही हाथ उठा रहे हैं। यहां काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक बात बता दें कि विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यह पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया है जिसमें अब उन्हें आस सुप्रीम कोर्ट से दिखाई दे रही है। जबकि आज बार बार लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक का जो पूरा सफर तय हुआ है, उसमें सरकार यह कहती रही है कि हमने संविधान की मूल भावना के खिलाफ कोई काम नहीं किया है, लिहाजा आप इसे चाहे जहां चैलेंज करिए। जबकि विपक्ष कह रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायिक समीक्षा में जाएगा या लोग पीआईएल में जाएंगे तो यह कहीं ठहरेगा नहीं। हम बिल्कुल समझते हैं, हम आएंगे विपिन जी आपके पास, भार्गव साहब और राहुल जी, लेकिन एक बार हम जरा अरविंद जी और वह अश्वनी शाही जी को जोड़ना चाहते हैं। हमारे मेहमान लगातार वहां से जुड़े हुए, लेकिन आप चूंकि उद्वेलित हो रहे हैं, इससे पहले कि आप वहां जाए, ठीक है, विपिन शर्मा जी आप बोलिए। यह रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का, आधिकारिक प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि न्यायिक समीक्षा में जा, सुप्रीम कोर्ट में ठहरेगा नहीं। देखिए, बिल्कुल ऐसा है, वो स्वाभाविक था। देखिए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया यही होनी थी, स्वाभाविक है बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि उनके लिए उनकी आस वहीं पर है, सर्वोच्च न्यायालय पर। लेकिन आप ये देखें कि अगर जिस तरह से अगर आप सरकार की बात बोले और उनको उनके प्रवक्ता बात कर रहे हैं, और अमित शाह ने खुद ये बात साफ करी, अपना रुख साफ करा पार्टी का भी, और बोला ये कि ये किसी भी तरह से जो है संविधान के तहत है, और किसी भी तरह से जो किसी भी अल्पसंख्यक को या किसी भी धर्म समुदाय के
लोगों को किसी भी तरह की आशंका नहीं जतानी चाहिए, क्योंकि हर कोई हिंदुस्तान में रहने वाला महफूज है अच्छे तरीके से, और सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। और रही बात, आप अगर विनायक राउत की बात करें, जिस तरह से उन्होंने समर्थन करते हुए बिल का, उन्होंने दो तीन अपने जो एक तरह से दो तीन बातों में चिंता जताई, वो भी स्वाभाविक है। उन्होंने बोला भाई बताइए आप इसके बाद जब आप नागरिकता दे देंगे सबको, जितने अल्पसंख्यक आ रहे हैं आपके, तो उसके बाद भारत की आबादी कितनी हो जाएगी। उसके बाद बोला कौन कौन से राज्य जो है नागरिकता देंगे, कौन कौन से राज्यों में ये लागू होगा। आपने नॉर्थ ईस्ट का तो समझ लिया, एक तरफ रख दिया, आपने बोल दिया वो इनर लाइन परमिट वाली बात कर दी, और देश के बाकी हिस्सों में क्या होगा। दो तीन उन्होंने जो कंसर्न्स अपने जो चिंता जताई वो बिल्कुल जायज थे, वो बिल्कुल बात समझ आती है, और ये सरकार का दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है इस समय कि वो करे। लेकिन बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि आप जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी, इतने टाइम इतने समय से उत्तर प्रदेश बोला जा रहा था, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, एक मिनट सर, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। डॉक्टर दिनेश शर्मा, बहुत स्वागत प्राइम न्यूज पर। सर, आपका पहला रिएक्शन हम जानना चाहते हैं। आज देश की संसद ने इतिहास बनाया, नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, क्या पहला रिएक्शन है सर? मैं ये कह सकता हूं कि नागरिकता संशोधन बिल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो अपने देश के उन लोगों के लिए जो भारत के मूल के हैं और जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक रह रहे थे, उनके हितों की रक्षा करने का अपना कर्तव्य का, दायित्व का निर्वहन भी हमारे पार्टी ठीक ढंग से कर रही है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो जो वादे किए थे, एक एक करके उनको पूरा करने का काम कर रही है। हमने 3 तलाक के बारे में कहा था, हमने उसको पूरा किया। हमने जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को हटाने की बात कही थी, उस पर हमने अमल किया। अगर आप देखें तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार की सजगता से देश में कहीं भी किसी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। नागरिक संहिता संशोधन बिल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के कुछ लोग यहाँ के नागरिकों को भड़काना चाहते हैं और हिंदू और मुस्लिम में विभेद पैदा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जो उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन के संबंध में और मंदिर के प्रकरण के संबंध में और जम्मू कश्मीर के संबंध में जो सफलता उनको नहीं मिली, वो इस नागरिक संशोधन बिल के माध्यम से विभेद पैदा करने का षड्यंत्र रच रहे थे, उनको आज राज्यसभा में भी जवाब मिल गया है। और मैं समझता हूं कि ये संशोधन देश के नागरिकों की हित रक्षा करने का है, किसी का लिया नहीं है, किसी भी मुस्लिम भाई के एक भी अधिकार को लिया नहीं गया है, बल्कि उन पिछड़े लोगों के अधिकार को दिया गया है जो प्रताड़ित थे। डॉक्टर शर्मा, देश की संसद ने, पार्लियामेंट ने आज इतिहास रचा है। देश के गृह मंत्री ने एक नहीं दोनों सदनों में जो अल्पसंख्यक देश के भीतर हैं, जो नागरिक हैं, उनको यह भरोसा दिलाया है कि आपके हितों के साथ कोई छेड़छाड़, कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन फिर भी यह परसेप्शन क्यों बनाया गया सर, यह समझाइए, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुसलमानों को भी शामिल कर लिया जाता तो उससे दिक्कत क्या आने वाली थी, अदर देन वो लॉजिक जो संसद में बार बार दिया गया कि वो अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ धार्मिक तौर पर भेदभाव होता है, हम उनके हितों का संरक्षण करना चाहते हैं। प्लीज आंसर करिए सर। आपके इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से जो संशोधन बिल पास हुआ है उसमें अपने आप मिल जाता है। मुस्लिम बंधुओं को इसलिए नहीं मिला कि केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं। जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश पे कोई भी मुसलमान बंधु अल्पसंख्यक नहीं है, वहां वो बहुसंख्यक हैं, इसलिए उनको उनके अधिकार की इच्छा इसमें नहीं की गई है। और ये चीज को विपक्ष दुष्प्रचारित कर रहा है। ये बिल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए है, ना कि वहां के बहुसंख्यकों के लिए है। ये इस बिल के माध्यम से जिनकी प्रताड़ना हुई है, जहां उन 3 देशों को केवल लिया गया है। जी डॉक्टर शर्मा, हम आपको इंटरप्ट करना चाहते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि ये केंद्र की मोदी सरकार की जबरदस्त विल पावर का नतीजा है, यह मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है, इस तरह का डिसीजन जिसे देश की संसद ने पास किया?
निश्चित रूप में जो लोग विपक्ष के लोग व्यंग करते थे कि 56 इंच का सीना कहाँ से है, तो ये 56 इंच का सीना ही बोला है। और मैं कह सकता हूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग ही इस प्रकार के निर्णय कर सकते हैं जी। हताश निराश लोग केवल आलोचना कर सकते हैं और वो आज आलोचना करने का जी डॉक्टर शर्मा, कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ये सवाल हमने पूछा आपसे इसलिए, विपक्ष डॉक्टर शर्मा इस वक्त प्राइम न्यूज पर दर्शक आपको देख रहे हैं। हमने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि आज जब लगातार दिन में हम चर्चा कर रहे थे, बार बार ये तर्क आ रहा था कि जिस तरह का विल पावर 370 पर, जिस तरह का विल पावर सरकार का 3 तलाक पर, जिस तरह का विल पावर इधर दिखता है ये आपने सीएबी पर या एनआरसी पर, राम मंदिर पर, उसी तरह का विल पावर महंगाई पर, जीडीपी पर, नौकरियों पर, अर्थव्यवस्था पर डॉक्टर शर्मा क्यों नहीं दिखाई देता है? हमारा सवाल आपसे यह है, आप एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, यह विल पावर वहां क्यों नहीं काम करता है सर? अगर आपका इशारा मंदी की तरफ हो तो ये आर्थिक मंदी नहीं, आर्थिक सुस्ती है। और सुस्ती बहुत दिन तक नहीं रहती, थोड़े समय रहती है। निश्चित रूप से सरकार ने तेजी से इस पर अमल करने के लिए, इसके निवारण के लिए, आपने अगर देखा हो तो हमारे वित्त मंत्री जी ने तमाम घोषणाएं करी हैं, तमाम बैंकों को फाइनेंस करने का, तमाम प्रकार के ऋणों को जारी करने का, उद्योगपतियों को ऋणों को प्रदान करने का और तमाम लिबरल एटीट्यूड को अख्तियार करते हुए घोषणाओं को किया है। और मेरा मानना है कि जल्दी ही हम इस स्थिति पर भी विजय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर शर्मा, अभी कांग्रेस पार्टी की शुरुआती प्रतिक्रिया प्राइम न्यूज को मिली है। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह कहा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है, बार बार आर्टिकल 14 का वो जिक्र कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये बिल गिर जाएगा। देश की संसद में पास हो गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे वैलिड नहीं मानेगी। आपका क्या मानना है सर? मैं समझता हूँ ये आम भावना के विपरीत नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस की दुष्प्रचारित भावना के विपरीत है। और कांग्रेस या विपक्ष इसको गलत भावना से देखकर प्रचारित कर रही है, इसलिए इसका वो विरोध कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि वो हर जगह अभी लोकसभा, विधान और राज्यसभा में पराजित हुए हैं जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे तो वहां भी पराजित ही होंगे। डॉक्टर शर्मा, चूंकि आज आप ऐसे मौके पर जुड़े हैं कि विषय दूसरा है, लेकिन उत्तर प्रदेश जिस इतिहास रचने की तरफ है उसमें है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो देश में एक शिक्षा नीति चाहते हैं। एक शिक्षा नीति की उन्होंने वकालत की है। आपका लंबा तजुर्बा शिक्षण कार्य को लेकर रहा है, हमें ये बताइए सर कि एक शिक्षा नीति की तरफ जो कदम उत्तर प्रदेश बढ़ा रहा है वो कहां तक जाएगा? नहीं, एक शिक्षा नीति की बात नहीं है। हम एक ऐसी शिक्षा नीति बनाना चाहते हैं जिसके अंतर्गत रोजगार सृजन की संभावनाएं हों और हमारा पठन पाठन की प्रक्रिया के साथ साथ रोजगार की भावना अंतर्निहित हो। हम इन चीजों को लेकर आगे चल रहे हैं और शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोगों ने जो एक कंपल्सरी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने की प्रक्रिया है उसको निचले स्तर तक पहुंचाने का काम किया है और साथ में उच्च शिक्षा में भी सस्ती और उच्च कोटि की शिक्षा मिल सके, इसके प्रावधान हमने किए हैं। जी डॉक्टर शर्मा, हम एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइम न्यूज पर दर्शक लाइव इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आपको देख सुन रहे हैं। हमें सर ये बताइए कि आज जो इतिहास देश की संसद ने रचा है, क्या 2014 से लेकर अब तक जो आप लोग प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि हमारी एक ही पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास, उस नारे पर कोई फर्क पड़ेगा? उसमें तेजी आएगी या कोई कमजोरी आएगी? मैं समझता हूं उसमें मजबूती आएगी। सबका साथ ले रहे हैं, उनका भी साथ ले रहे हैं जो भारत की सहायता के लिए आस लगाए बैठे थे, उनका भी हम साथ ले रहे हैं। अपने देश में हमने ट्रिपल तलाक करके अपनी मुस्लिम बहनों का भी साथ दिया है। हमने इस देश के मुस्लिम बंधुओं का रोजगार सृजित हो उस पर भी हमने जोर दिया है। हम चारों तरफ इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हम अपने देश का सर्वांगीण विकास कर सके। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, लंबा वक्त निकालने के लिए, प्राइम न्यूज पर अपनी लंबी प्रतिक्रिया देने के लिए। दिनेश शर्मा ये कह रहे थे कि दरअसल देश की संसद ने जो इतिहास रचा है वो जवाब है कांग्रेस पार्टी को। जब हमने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, तो ये उन्होंने कहा कि उनकी हताशा और निराशा का
परिणाम है। कुल मिलाकर देश में कई जगह जश्न जैसी स्थिति है, लेकिन कुछ इलाके, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां थोड़ा सा अनरेस्ट है, कर्फ्यू लगाया गया है, इंटरनेट जहां बंद किया गया है। बहुत जल्दी से, इससे पहले कि और फोन पर रिएक्शन हमारे साथ जुड़े, चूंकि स्टूडियो में मेहमान लगातार हमारे साथ हैं, विपिन जी छोटी छोटी टिप्पणियां हम लेंगे, आप बोलिए और भार्गव साहब फिर राहुल जी। उसमें यही बात बोलूंगा, बोलूंगा कि चाणक्य है, जिस तरह अटकलें लगाई जा रही थी, अब महाराष्ट्र में कम से कम एक बात साबित होती है कि भाजपा ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले ली है। और जिस तरह से आपने मध्य रात्रि में जाकर अजीत पवार को विश्वास करके जो भी हुआ, देखिए वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, बहुत बड़ी भूल थी। आज कम से कम भाजपा ने अपना होमवर्क अच्छी तरह करके गए थे, ताकि वहां पर संसद में और दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया की नजर थी इस पर, और जिस तरह से आपने देखा कि अमेरिका के पार्लियामेंटेरियंस आकर बीच में टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात तो किसी की दखलंदाजी का मतलब बनता नहीं है। हिंदुस्तान की अंदरूनी मामला है ये। जिस तरह से कश्मीर अपना हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, उसी तरह से अरविंद यादव चले गए, लेकिन वो तो कह रहे थे जिन्ना का सपना पूरा होगा। देखिए ना, तो ये क्या जिन्ना का सपना पूरा हुआ? देखिए यही बात है, लेकिन इसमें बहरहाल मुद्दे की बात यह है, देखिए आप कि ये अब देश बदल रहा है। देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री बात करते हैं, देश बदल रहा है, सोच बदल रही है सबकी। और अभी इस समय जो है देश के एक तरफ तो आप विपक्ष जब बात करती है, सरकार को घेरती है, बोलती है आप देखिए विकास को तवज्जो क्यों नहीं देते, और जब विकास की बातें करते क्या इसमें गलती है बताइए? जब राजीव जी बड़ी जरूरी बात करते हैं, आप पिछले 2-2.5 घंटे से चर्चा कर रहे हैं ना, बातें तो कर, तवज्जो कहां दे रहे हैं? जब मदरसों को हाईटेक करने की बात करते हैं, एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में कंप्यूटर, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है बताइए? आप मेन स्ट्रीम में उसको लेके आ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन वाली जेएनयू है, उससे तो आप किनारे लगा रहे हैं। आप मदरसों को हाईटेक कर रहे हैं, एक में कुरान एक में कंप्यूटर दे रहे हैं, और यह दावा कर रहे हैं कि हम आपको ला रहे हैं मेन स्ट्रीम में, लेकिन जो देश की सबसे शानदार अच्छी यूनिवर्सिटी है उसको लेकर कितना फसाद और विवाद है। उसका कारण है क्या? क्या कारण था बताइए? चलिए बोलता हूं मैं, अगर आप वैल्यू करिए, इतने सालों से अगर आप बाकियों के साथ उसका आकलन करें, आप उसको कंपेयर करें बाकी यूनिवर्सिटीज के हिसाब से, तो क्या फीस पहुंची हुई है? अगर फी हाइक को लेके ही था, तो फीस को उसके बाद 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ले जा रहे हैं, कैसे उसको जायज ठहरा सकते हैं? वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं, उनका जब नारे वहां लगाए जाते हैं। भार्गव साहब जल्दी रिएक्शन ले लेते सर। भार्गव साहब, मैं किसी को काउंटर नहीं कर रहा हूं। करिए सर, हमने पहले भी कहा आपका अधिकार, आप अपनी बात कहिए जहां पे बगैर डरे बगैर दबे, बोलिए। देखिए भय का माहौल तो है, मैं फिर कह रहा हूं भय का माहौल तो है, मैं तो कहता रहूंगा। आप तो डरे हुए नहीं है ना? आप तो नहीं डरे हुए हैं ना? नहीं, बिल्कुल भय फिर आपको क्यों? ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। फिर क्यों? ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। तो बताइए जहां भयभीत होते हैं लोग, किस बात से डरे हुए? किस बात से? मैं बता, सीबीआई इनका है, ईडी इनका है, सारा सिस्टम इनका है। ओहो, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला? ये तो क्या है? ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, किसकी सरकार पे टिप्पणी करी? अच्छा विपिन जी, पूरा हम जरा एक बार राहुल जी का कमेंट लेना चाहते हैं, वाइंड अप का समय हो रहा, बोलिए। तो दो मुझे देखिए, अब इस बिल के जो भी आया है, मैंने फिर कहा ना हाँ में ना, लेकिन मैं उसको बता रहा हूं। देखिए आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास भी, तो इस देश में 22 करोड़ मुस्लिम है, उसका आपने साथ और विश्वास क्यों नहीं लिया? ना, अब देखिए ये सवाल हमने आपके सामने पूछा। मेरी बात प्रदेश के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से आपके सामने सवाल पूछा कि आपका नारा मजबूत या खोखला, ताकतवर या कमजोर, जो जवाब दिया आपने सुना। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए अर्थव्यवस्था के हमारे भाई शर्मा जी ने कहा, अभी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने भी बातों को रखा, ठीक अच्छी बात है, हम जो बात अच्छी है उसको हम स्वागत करेंगे, बिल्कुल। लेकिन बातों से स्वागत, लेकिन बातों से पेट नहीं भरता, बातों से देश नहीं चलता। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, धरती की बात करिए, फिर वही मैं आऊंगा सर। क्लोजिंग का समय एक भाई बोलने दीजिए ना, बोलिएगा सर। एक बात जोड़ूंगा, राहुल जी का मंदिर मस्जिद कब याद आते हैं? चुनाव के समय याद आते हैं। मंदिर मस्जिद किसको याद आते हैं चुनाव के समय? बताइए ना, जग जाहिर है। अजय, बड़ी खबर आ रही, बड़ी खबर आ रही है, हम जल्दी से, बस एक मिनट सर, बड़ी खबर आ रही है। बिल के पक्ष में वोटिंग करने वालों का प्रधानमंत्री मोदी ने आभार व्यक्त किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इसे संवैधानिक इतिहास का काला दिन बताया। रिएक्शन आने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने उन सांसदों का आभार व्यक्त किया है जिन्होंने बिल के पक्ष में वोट किया था, जबकि सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे संवैधानिक इतिहास का काला दिन, ब्लैक डे करार दिया है। एक तरफ कहा जा रहा है इतिहास करवट ले रहा है,
नया इतिहास लिखा जा रहा है, नया सूरज उगेगा, तो दूसरी तरफ इसे ब्लैक डे, ब्लंडर, इन शब्दों से नवाजा जा रहा है। इस वक्त की स्थिति यह है कि बिल पास हो चुका है, देश की संसद ने इतिहास रचा है, समय अब बिल्कुल नहीं है। बिल के पक्ष में 125 जबकि खिलाफ 105 वोट पड़े हैं। हमारी इस मेगा कवरेज में अभी के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का आज की इस लंबी डिबेट में आने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।